हेलो दोस्तों, वेलकम टू मीरा फिजियो, अ पेन इंडिया चेन ऑफ फिजियोथेरेपी क्लिनिक। आज हम जिस बारे में बात करेंगे, हमारा टॉपिक है आज का ब्रेन मेटास्टेसिस। ये हमारे ब्रेन में होने वाला ट्यूमर और कैंसर है, जिसे हम ब्रेन मेटास्टेसिस कहते हैं। और ये एक तरीके का मैलिग्नेंट कैंसर है। कैंसर दो तरीके के होते हैं, पहला बिनाइन, दूसरा मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट मतलब होता है कि ऐसे तरीके का कैंसर जो बॉडी में किसी एक हिस्से पर हो, पर स्प्रेड होके दूसरे हिस्से में भी हो जाए, उसे हम कहते हैं मैलिग्नेंट कैंसर। बिनाइन कैंसर का मतलब होता है कि ऐसा कैंसर जो स्प्रेड ना हो, एक ही जगह पे रहे, फैले ना, एक ही जगह पे वो स्थिर रहे, उसे हम कहते हैं बिनाइन कैंसर। तो आज हम हमारे ब्रेन मेटास्टेसिस के बारे में बात करेंगे। ब्रेन का मैलिग्नेंट कैंसर होता है जो कि बॉडी में ये स्प्रेड होता है। ठीक है, अगर आपके किसी एक हिस्से में, मान लीजिए कि ब्रेस्ट में, लंग्स में, यूट्रस में, रेक्टम में, प्रोस्टेट में, कहीं भी अगर कैंसर है और वो लिम्फ नोड्स के थ्रू, लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, एक पोस्टल ड्रेनेज करने के लिए हमारे में बॉडी में नोड्स प्रेजेंट रहते हैं। अगर उनमें कैंसर सेल ड्रेन होके आ गए हैं, बह के साथ में आ गए हैं, तो वो किसी और हिस्से में कैंसर क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपकी बॉडी में कहीं और कैंसर था और स्प्रेड हो गया हो, और स्प्रेड होके वो ब्रेन में आ गया हो, तो हम उसे कहते हैं ब्रेन मेटास्टेसिस। ब्रेन कैंसर को जानने से पहले आज हम जानेंगे हमारे दिमाग के बारे में कुछ बातें, कि हमारा दिमाग कैसा है, कैसा रहता है, क्या क्या काम करता है। ये सब हम ही जानते हैं कि ब्रेन हमारा बहुत सारे काम करता है। क्या क्या काम कौन कौन से एरिया से होता है, कैसे होता है, और किस तरीके से ब्रेन ये काम करता है, हम इन सब बारे में आज बात करेंगे। तो ब्रेन मेटास्टेसिस को जानने से पहले हम आज जानते हैं हमारे ब्रेन के बारे में। क्योंकि हम इसीलिए भी ब्रेन के बारे में जान रहे हैं कि अगर किसी भी हिस्से में ब्रेन मेटास्टेसिस प्रेजेंट है, तो क्या क्या चीजें वो अफेक्ट करेगा आपकी बॉडी में, ये जानना भी जरूरी है। तो हम बात करेंगे अब ब्रेन, यानी कि हमारे दिमाग के बारे में। ब्रेन बहुत छोटा ऑर्गन होता है ये हमारी बॉडी का, लगभग कोई 10 पाउंड का, 3 पाउंड 10 पाउंड का ये कुछ होता है। बहुत छोटा ऑर्गन होता है, पर ये बेसिकली हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल भी करता है। सोचने समझने की क्षमता, बोलने की क्षमता, महसूस करने की क्षमता, ये सारी चीजों पे कंट्रोल हमारे ब्रेन का रहता है। बहुत छोटा ऑर्गन है, पर इसका जो फंक्शन है, जो इसके काम है, वो काफी बड़े होते हैं। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे इन सब बारे में ही। तो ब्रेन जो होता है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, 3 हिस्से होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, 3 हिस्से होते हैं ब्रेन के, जो काफी महत्वपूर्ण है। इन तीनों हिस्सों को जोड़ के ही हमारा ब्रेन, मस्तिष्क बना रहता है। तो ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, उसमें हमारा फोर ब्रेन आता है, मिड ब्रेन आता है,
हाइंड ब्रेन आता है और इनके साथ काफी मल्टीपल पार्ट्स भी प्रेजेंट रहते हैं। फोर ब्रेन, फोर ब्रेन यानी कि सेरेब्रम, जिसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे आगे का हिस्सा हमारे ब्रेन में जो प्रेजेंट है, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स हिस्सा है, हमारे स्कल के नीचे प्रेजेंट होता है ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रम, और इसे ही फोर ब्रेन भी कहते हैं। सेरिब्रम जो होता है किसी भी ह्यूमन के ब्रेन का, इंसान के दिमाग का सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है वो होता है सेरिब्रम। ठीक है, और सेरिब्रम जो होता है वो हमारे काफी जो फंक्शन है, हायर ब्रेन फंक्शन, जैसे कि किसी चीज के अगेंस्ट एक्शन, किसी के लिए बहुत अधिक सोचना, किसी सी चीज के लिए थॉट्स जो होते हैं, जो भी थॉट्स हमारे होते हैं, विचार जो हमारे शरीर में हमें आते हैं, ये सारे फंक्शन का कंट्रोल, डेवलपमेंट सब हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स करता है। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स या सेरिब्रम हमारे दिमाग में सोचने की क्षमता, विचार, किसी चीज का एक्शन करना, जैसे कि अगर हमें कोई कुछ कह देता है तो गुस्से में अगर उस पे हाथ उठ जाए तो ये एक एक्शन है। हम गिरने वाले होते हैं, उससे बचने के लिए हम सपोर्ट लेते हैं, वो एक एक्शन है। तो किसी भी चीज का तुरंत एक्शन लेना, ये काम हमारे सेरिब्रम यानी कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स का है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सेरिब्रम के चार हिस्से होते हैं जिनको हम लोब्स कहते हैं। इनमें फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब प्रेजेंट है। फ्रंटल लोब और ऑसिपिटल लोब एक एक होते हैं, पैराइटल लोब और टेम्पोरल लोब दो होते हैं। ठीक है, तो हमारे फोर ब्रेन के चार हिस्से होते हैं, चार लोब होते हैं। फ्रंटल लोब जो कि एक होता है, पैराइटल लोब दो होते हैं, ऑसिपिटल लोब भी दो होते हैं, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब एक होता है, टेम्पोरल लोब दो होते हैं। तो ये हमारा फोर ब्रेन होता है। ये देखिए, ये हमारे लोब है, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। ये चार हमारे लोब प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्रेन में। अब हम बात करेंगे हमारे फ्रंटल लोब के बारे में कि फ्रंटल लोब का क्या काम है, फ्रंटल लोब हमारे लिए क्या काम करता है। तो जो हमारा फ्रंटल लोब होता है वो जस्ट हमारे फॉरहेड के नीचे रहता है। ठीक है, जो हमारा सामने माथा होता है, ठीक है, जो हम फॉरहेड कहते हैं, माथा कहते हैं आईब्रो के ऊपर वाले हिस्से को, उसके जस्ट पीछे हमारा फ्रंटल लोब प्रेजेंट होता है। ये एसोसिएट करता है काफी सारी एबिलिटीज के साथ,
काफी सारी ऐसी क्षमता है हम में जो कि फ्रंटल लोब के साथ मिलके हमें प्राप्त होती है, जैसे कि रीजन। हम हर चीज का रीजन जानने की जो इच्छा रखते हैं, हर चीज के पीछे का रीजन, लॉजिक, ये चीजें जानने और समझने की जो क्षमता होती है हमारी, वो हमें फ्रंटल लोब से मिलती है। ऑर्गेनाइज, हम हर चीज को एक सिस्टमिक वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में ही करते हैं। ठीक है, हर चीज ऑर्गेनाइज रखने का हम में एक तरीका होता है। हम कपड़े भी ऑर्गेनाइज तरीके से रखते हैं। ठीक है, बर्तन, कपड़े, घर जमाना, सब हम ऑर्गेनाइज्ड वे में रखते हैं। फाइल, पेपर, ऑफिस भी हम ऑर्गेनाइज वे में कैसे चलाएं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए क्या क्या ऑर्गेनाइज करना चाहिए, हर एक चीज को हम बहुत सोच समझ के बारीकी से करते हैं। तो उसका रीजन और उसको ऑर्गेनाइज करके चलना, ये सब हमें फ्रंटल लोब के कारण मिलता है। प्लान, हम हमेशा किसी भी चीज को करने के लिए माइंड में पहले उसका प्लान बनाते हैं। ठीक है, तो ये प्लान बनाना और फिर उसको करना, ये हमारे माइंड में पहले ही सेट हो जाता है। ये काम भी हमारे फ्रंटल लोब का होता है। बोलना, बोलना भी हम फ्रंटल लोब की मदद से करते हैं। मूव करना, यानी कि चलना, किसी भी चीज के साथ, मदद से या अकेले। चेहरे के एक्सप्रेशन देना, हम कई तरीके के चेहरे के एक्सप्रेशन बनाते हैं, अनगिनत अनगिनत एक्सप्रेशन हम अपने चेहरे से देते हैं। वो सारे फेशियल एक्सप्रेशंस को बनाना हमारे फ्रंटल लोब का काम होता है। सीरियल टास्क, जो हमें सीरियल टास्क मिलते हैं, वो करना भी हमारे फ्रंटल लोब का काम होता है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना। कोई दिक्कत हो जाती है या कुछ डिफिकल्टी आती है किसी काम को करने में, तो उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, उसका हल निकालने का काम भी हमारा फ्रंटल लोब हमें करवाता है। इनहिबिशन कंट्रोल, ठीक है, इनहिबिशन कंट्रोल यानी कि निषेध क्षमताएं जो होती हैं हमारी, उन्हें कंट्रोल करने का काम हमारा फ्रंटल लोब करता है। स्पोनिटी, ठीक है, स्वच्छंदता, सहजता और स्वाभिकलता, ये सब सिंपलीनेस, स्पॉन्टिटी, ये सारी चीजें हमारा फ्रंटल लोब हमसे करवाता है। जो सिंपलनेस, सहजता हम में होती है किसी चीज को लेके, उन सब का रीजन हमारा फ्रंटल लोब है। किसी चीज को इनिशिएट करना, स्टार्ट करना, ये भी हमारा फ्रंटल लोब हमसे करवाता है। अपने ही स्वभाव पे कंट्रोल करना, उसे रेगुलेट करना, सही वक्त पे सही जगह पे सही बिहेव करना, ये सारा काम भी हमारा फ्रंटल लोब करता है। अटेंशन देना,
किसी को ऊंचा दर्जा देना, उसे ऐसा महसूस करवाना कि वो आपकी आसपास के एरिया में, आपकी जिंदगी में जरूरी है, इस चीज का उसको अटेंशन देना, उसको महसूस करवाना, ये काम भी हमारा फ्रंटल लोब करता है। साथ ही साथ हमारे जो इमोशंस है, फीलिंग्स है, उन्हें याद रखना और उन्हें कंट्रोल करना, उन्हें स्थिर बना के रखना, आपा ना खोने देना, सही समय पे इनका इस्तेमाल करना, ये सारे काम हमारा फ्रंटल लोब करता है। ठीक है, तो हमारा फ्रंटल लोब रीजन में, किसी चीज को ऑर्गेनाइज करने में, प्लान बनाने में, बोलने में, मूव करने में, चेहरे के एक्सप्रेशन बनाने में, किसी सीरियल टास्क को सॉल्व करने में, प्रॉब्लम सॉल्व करने में, इनिबिशन को कंट्रोल करने में, सिंपलीनेस में, किसी चीज को शुरू करने में, अपने व्यवहार को कंट्रोल और रेगुलेट करने में, अटेंशन को देने में, और इमोशंस को याद रखने और कंट्रोल करने में हमारा फ्रंटल लोब हमारी सहायता करता है। तो ये हमारा फ्रंटल लोब का काम है। अब आता है हमारा पैराइटल लोब। पैराइटल लोब जो होता है वो हमारे जो अपर ईयर होता है वहां प्रेजेंट होता है पैराइटल लोब। जो कान के ऊपर का हिस्सा होता है वो होता है पैराइटल लोब। ये कंट्रोल करता है हमारे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को। जो कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर होते हैं हमारे, एकदम से चिढ़ जाना फिर ठीक हो जाना, मूड स्विंग्स, रोते रहना, एकदम से हंसने लगना, ये जो कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होते हैं हमारे, उन्हें हमारा पैराइटल लोब कंट्रोल करता है। सेंस के लिए भी ये हमारी मदद करता है, जैसे देखना, टच, बॉडी की अवेयरनेस और ओरिएंटेशन। ठीक है, जो सेंसेस में हमारा मदद करता है, तो हमारे देखने में जो क्षमता होती है उसमें भी ये सहायता करता है, टच में भी हमारी ये सहायता करता है, और जो हमारी एक शारीरिक जागरूकता होती है उसको भी हमारा पैराइटल लोब संभालता है। और एक ओरिएंटेशन यानी कि गाइडेंस देना, ठीक है, अनुप्रस्थान देना, इन चीजों का भी कंट्रोल हमारे पैराइटल लोब में होता है। पैराइटल लोब जो होता है वो सेंसरी इंट्रीगेशन के लिए हमें काफी इंफॉर्मेशन देता है। यानी कि जो हमारे शरीर का जो बाहरी पार्ट है, हाथ पैर हो गए, ठीक है, बॉडी हो गई, इन सारे हिस्सों से जो सेंसेशन आता है, जो सेंसरी आउटपुट आता है, ये उसको ब्रेन तक लेके जाता है। ठीक है, अंकों का नॉलेज और उनका रिलेशन, इसमें भी ये हमारी सहायता करता है। किसी स्थिर चीज को हिलाने में जो नंबर, उसका रिलेशन, फोर्स जो भी है, उसका कैलकुलेशन भी हमारा पैराइटल लोब करता है। और इसके कुछ पोर्शन हमारे विजुअल स्पेशल प्रोसेसिंग में हमारी मदद करते हैं।
जो विजुअल स्पैशियल प्रोसेसिंग होती है, इसके अंदर हम नेत्र स्थानिक चीजों को देख सकते हैं, जो उसको डिकोड करता है हमारे ब्रेन में। लैंग्वेज कंप्रहेंशन, हम अलग अलग लैंग्वेज के साथ रह सकते हैं, अलग अलग लैंग्वेज सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये सारी चीजें हमारा पैराइटल लोब हमसे करवाता है। किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करने में जो एबिलिटी होती है हमें किसी चीज को बनाने की, वो भी पैराइटल लोब हमें देता है। बॉडी की पोजीशन और उसके मूवमेंट कैसे हो, किस समय पे हमें किस पोजीशन में रहना है, क्या मूवमेंट करना है किस चीज के लिए, ये सारी एबिलिटी हमें पैराइटल लोब देता है। किसी चीज को नकारना, उसे अटेंशन ना देना, ये चीजें हमारा पैराइटल लोब हमसे करवाता है। लेफ्ट और राइट साइड में डिफरेंशिएट करवाना कि लेफ्ट कौन सा है राइट कौन सा है, ये बताना भी हमारा पैराइटल लोब करता है। जो सेल्फ अवेयरनेस, इनसाइट, यानी कि खुद के लिए जो खुद में जागरूकता होती है, वो भी हमारा पैराइटल लोब करवाता है। ठीक है, तो ये हमारे फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब के काम है। अब आता है हमारा ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब जो होते हैं वो हमारे ब्रेन में बैक की तरफ प्रेजेंट है, पीछे की तरफ। तो जो हमारे बैक में पीछे की तरफ प्रेजेंट है हमारा ऑसिपिटल लोब। ठीक है, तो ये हमारी जो विजुअल प्रोसेसिंग होती है, यानी कि हम किसी चीज को देख रहे हैं, फिर उस देखी हुई चीज की एक इमेज बन जाती है हमारे दिमाग में। उस विजुअल प्रोसेसिंग में हमारी मदद करवाता है हमारा ऑसिपिटल लोब। उस चीज को याद रखने में भी हमारी मदद करता है। कोई विजुअल चीज हमें अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, उस चीज पे भी ये कंट्रोल रखता है। 3D वर्ल्ड में कैसे मूव करें, स्पैशियल एनालिसिस जो होता है उसमें हमारी मदद करता है। विजुअल परसेप्शन जो होते हैं बॉडी लैंग्वेज के, जैसे कि पोस्चर, एक्सप्रेशन, गेस्चर। ठीक है, कोई हमें किस तरीके से बैठा है, किस तरीके से उसे बैठना चाहिए, इस तरीके के जो विजुअल परसेप्शन होते हैं पोस्चर्स को लेके, हाव भाव को लेके देखना, उन्हें पहचानना, गेस्चर्स को देखना, उन्हें पहचानना, तो ये सारे काम हमारे ऑसिपिटल लोब हमसे करवाता है। ठीक है, विजुअल प्रोसेसिंग देना, उन्हें याद रखना, उन्हें अटेंशन देना, 3D वर्ड में कैसे वो दिखे ये चीजें ध्यान रखना, बॉडी लैंग्वेज में पोस्चर, एक्सप्रेशन, गेस्चर, इन चीजों का ध्यान रखना, ये सारी चीजें हमारा ऑसिपिटल लोब करवाता है। टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब जो होता है हमारे कान के पास प्रेजेंट होता है, जस्ट कान के ऊपर, और ये हमारी प्रोसेसिंग और परसेप्शन, जो भी चीजें प्रोसेस हो रही हैं उसका परसेप्शन और
रिकॉग्नाइजेशन, एक ऑडिटरी स्टिमुलाई से जो चीजें हमें मिल रही हैं उस चीज का प्रोसेस करवाना, जो चीज हम सुनते हैं हमारे कानों से, ठीक है, जो भी चीज हम अपने कानों से सुनते हैं उनकी अनुभूति करना और उसको याद रखना, ये काम हमारे टेम्पोरल लोब का होता है। हम किसी एक साउंड पे फोकस रख सकते हैं, ये एबिलिटी है हम में, और हम किसी एक चीज को 1000 बार सुन सकते हैं 1000 जगह पे, ये एबिलिटी है हम में। तो सुनी हुई चीजों को प्रोसेसिंग में लाना, उनकी अनुभूति करना और उन्हें याद रखना, ये काम हमारे टेम्पोरल लोब का होता है। कंप्रहेंडिंग स्पोकन लैंग्वेज, अलग अलग तरीके की भाषाओं को समझना। ठीक है, जो अलग अलग भाषाएं होती हैं, जो लैंग्वेज हम अलग अलग बोल सकते हैं, एक ही इंसान कई लैंग्वेज बोल सकता है, वो सारी चीजें हमारा टेम्पोरल लोब हमसे करवाता है। बोली हुई चीजों को याद रखना, देखी हुई चीजों को याद रखना, भाषाओं का प्रोड्यूस करना, प्रोडक्शन करना, यानी कि जो फ्लुएंसी के साथ हम हिंदी, इंग्लिश, मराठी, मारवाड़ी, जो भी चीजें हैं, जो भी आपकी लैंग्वेज है, वो एक कंटिन्यूअस फ्लुएंसी के साथ एक लगातार बिना रुके हम बोल सकते हैं, वर्ड निकाल के उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो लैंग्वेज प्रोडक्शन है, ये भी हमारा टेम्पोरल लोब हमसे करवाता है। जनरल नॉलेज रखना, जो आम बातें होती हैं, प्रधानमंत्री कौन है, सीएम कौन है, वित्त मंत्री कौन है, टाइगर कहाँ ज्यादा प्रेजेंट है, टाइगर क्या होते हैं, कितने हैं, एलिफेंट कहाँ कितने कैसे प्रेजेंट है, ये जो जनरल नॉलेज होते हैं, इन सबको ध्यान रखना भी हमारे टेम्पोरल लोब का काम है। ऑटोबायोग्राफी याद रखना, किसी चीज, किसी के इंसान की आत्मकथा जो होती है, किसी का जीवन याद रखना, किसी की आत्मकथा याद रखना भी हमारे टेम्पोरल लोब का काम है। ठीक है, तो ये थे हमारे फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल लोब के काम। अब एक डीप फुरो होता है हमारे सेरिब्रम में। ठीक है, अभी हमने देखे सेरिब्रम के अलग अलग पार्ट। अब हमारा सेरिब्रम जो है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर। दोनों हेमिस्फेयर ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, पर इनके काम अलग अलग है। दोनों देखने में सेम है, पर इनके जो काम है वो काफी अलग है। जो सीधे तरफ का राइट हेमिस्फेयर है वो एक क्रिएटिव साइड है, जो क्रिएटिविटी हमारे अंदर है, जो निपुणता, स्किल्स जो भी हमारे अंदर है, वो हमारे राइट हेमिस्फेयर का काम रहता है। लेफ्ट हेमिस्फेयर हमारे लॉजिक साइड के लिए है, जो भी चीजें हम लॉजिकल वे में करते हैं, रीजन जान के, किसी प्लानिंग के थ्रू, किसी लॉजिक के थ्रू, वो काम हमारे
लॉजिकल साइड वाला जो है वो हमारा लेफ्ट हेमिस्फेयर करता है। कुछ बंडल्स बीच में प्रेजेंट है इन दोनों हेमिस्फेयर के, जो एक्सॉन होते हैं, उनके बंडल इन दोनों के बीच में प्रेजेंट हैं, जिन्हें हम कहते हैं कॉर्पस कॉलोसम। ठीक है, ये दोनों हेमिस्फेयर को आपस में जोड़ के रखता है। जो हमारे लेफ्ट हेमिस्फेयर राइट हेमिस्फेयर है, उन दोनों को बीच में से जोड़ के रखने का काम हमारे बंडल ऑफ एक्सॉन जो है कॉर्पस कॉलोसम का होता है। और दोनों ही हेमिस्फेयर के काम भी अलग अलग होते हैं। राइट हेमिस्फेयर क्रिएटिव साइड है, लेफ्ट हेमिस्फेयर जो है वो लॉजिकल साइड है। ठीक है, अब आता है हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो रहता है जस्ट हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के नीचे, जो हमने अभी सेरिब्रल कॉर्टेक्स देखा, सेरिब्रम देखा, उसके जस्ट नीचे हमारा मिड ब्रेन प्रेजेंट है। और ऊपर की तरफ हिंड ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, जो कि हमारे सेंटर ऑफ द ब्रेन होता है वो हिंड ब्रेन होता है। तो मिड ब्रेन तो जस्ट हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के नीचे की तरफ प्रेजेंट है। मिड ब्रेन में काफी सारे पार्ट और न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जिसमें से हमारी क्रेनियल नर्व्स भी निकलती हैं। बहुत सारी और भी नर्व्स जो है उनका ओरिजिन भी होता है। तो इसमें हमारा प्रेजेंट है टेक्टम, टेगमेंटम, सेरिब्रल एडेडक्ट, एक्वाडक्ट, सेरिब्रल पेडिकल्स, बहुत सारे न्यूक्लाई और फेसिकुलाई। ये चीजें हमारे मिड ब्रेन में प्रेजेंट हैं। ठीक है, क्या क्या प्रेजेंट है? टेक्टम, टेगमेंटम, सेरिब्रल एक्वाडक्ट, सेरिब्रल पेडिकल्स, बहुत सारे न्यूक्लाई और फेसिकुलाई। इन सब का जो प्राइमरी रोल है, जो सबसे पहला काम है, वो है एक्ट करना एक छोटे से बीच के स्टेशन की तरह। किसके लिए? विजुअल और ऑडिटरी सिस्टम के लिए। यानी कि जो हम देखते हैं उसके लिए बीच में जो एक छोटा स्टेशन बनता है, उसका काम करता है हमारा मिड ब्रेन। हमने आंखों से देखा, इस मिड ब्रेन में पहुंचा, मिड ब्रेन से होते हुए वो ब्रेन में पहुंचा। तो बीच में ये एक रिले सेंटर का काम करता है हमारी देखने की क्षमता और सुनने की क्षमता के लिए। विजुअल और ऑडिटरी सिस्टम के लिए हमारा रिले सेंटर का काम करता है मिड ब्रेन। कुछ पोर्शन होते हैं हमारे मिड ब्रेन में, जिन्हें हम कहते हैं रेड न्यूक्लियस और सब्सटेंसिया नाइग्रा, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं हमारी बॉडी के कंट्रोल करने के लिए। बॉडी के जितने भी मूवमेंट हैं, चलना, बैलेंस बनाना, इन सब का काम जो होता है, उनको कंट्रोल करने का काम
हमारे मिड ब्रेन का होता है, जिसमें जिसे हम रेड न्यूक्लियस भी कहते हैं। मिड ब्रेन का पोर्शन है जिसे हम रेड न्यूक्लियस कहते हैं और सब्सटेंसिया नाइग्रा कहते हैं। ये दोनों कंट्रोल करते हैं हमारे बॉडी के मूवमेंट, और ये लार्ज नंबर ऑफ डोपामिन प्रोड्यूस करने वाले न्यूरॉन्स भी रखते हैं। डोपामिन का सबसे पहला काम होता है कि एक प्लेजर की अनुभूति करना। जो हम सोचते हैं, प्लान करते हैं अलग अलग तरीकों से, यूनिक वे में जो हमारा दिमाग चलता है, सबका अलग दिमाग अलग अलग तरीके से चलता है, उन सबका ये कंट्रोल करते हैं, उन सबको करवाते हैं। जो डोपामिन होता है एक तरीके का हार्मोन रिलीज होता है। तो इस हार्मोन रिलीज के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारे रेड न्यूक्लियस या सब्सटेंसिया नाइग्रा में कंटेन रहते हैं काफी लार्ज अमाउंट में। अगर सब्सटेंसिया नाइग्रा के जो न्यूरॉन्स हैं उनका डीजनरेशन होने लगे, यानी कि वो कमजोर पड़ने लगे, तो उस कारण से पार्किंसंस डिसीज जैसे कंडीशन देखने को मिलती है। मिड ब्रेन हमारे दिमाग का सबसे छोटा रीजन होता है और ये रहता है सेंट्रल में, हमारी क्रेनियल कैविटी के अंदर। ठीक है, क्रेनियल कैविटी के सेंटर में प्रेजेंट होता है हमारा पोर्शन मिड ब्रेन का। ये देखिए, ये रहता है हमारा मिड ब्रेन। ठीक है, टेक्टम, टेगमेंटम, कॉलिकुलस, ये हमारे मिड ब्रेन के पार्ट है। ठीक है, अब आता है हमारा हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में हमारा आता है सेरेबेलम। सेरेबेलम को हम छोटा ब्रेन भी कहते हैं। ये एकदम सिमिलर होता है हमारे सेरिब्रम जैसा, जिसमें दो हेमिस्फेयर होते हैं। इसमें भी दो हेमिस्फेयर होते हैं। हाईली फोल्डेड सरफेस भी इसमें प्रेजेंट रहती है। ये एसोसिएट करवाता है हमारे शरीर के मूवमेंट के साथ, कोऑर्डिनेशन करना, उन्हें रेगुलेट करना। हम चल पा रहे हैं, इजली मूवमेंट कर पा रहे हैं, एक कोऑर्डिनेशन वे में चलते हैं। हम आड़े टेढ़े नहीं चलते हैं, हम एक कोऑर्डिनेशन वे में चलते हैं। उसको कंट्रोल करना, रेगुलेट करना हमारा हाइंड ब्रेन करता है। पोस्चर्स को कंट्रोल करना भी हमारा हाइंड ब्रेन करता है। बैलेंस बना के रखना शरीर में, हमारे बॉडी में हमें बैलेंस देना, बैलेंस बनाना हमारे लिए, ये काम भी हमारे हाइंड ब्रेन का होता है। कार्डियक और रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज पे कंट्रोल। ठीक है, यानी कि हमारे लंग्स और हार्ट, इनकी एक्टिविटी पे जो कंट्रोल रहता है, जो कमांड रहती है, वो भी हमारे हाइंड ब्रेन के कारण रहती है।
वेसोमोटर सेंटर्स का कंट्रोल। ये वो सेंटर्स होते हैं जो कार्डियक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो होती है हमारी, जो हमारे हार्ट में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होती हैं, उनको रेगुलेट करना और कंट्रोल करने का काम हमारा हाइंड ब्रेन करता है। तो हमारा हाइंड ब्रेन छोटा दिमाग होता है। ये हमारे बॉडी के मूवमेंट का कोऑर्डिनेशन और रेगुलेशन करता है। पोस्चर बैलेंस में हमारी मदद करता है। कार्डियक एक्टिविटी, रेस्पिरेटरी की एक्टिविटी, वासोमोटर सेंटर्स की एक्टिविटी, इन पे भी इसका कंट्रोल रहता है। फिर आता है हमारा हाइंड ब्रेन में ही ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम जो होता है जस्ट हमारे लिम्बिक सिस्टम के पीछे की तरफ रहता है, जो हमारे वाइटल लाइफ फंक्शन है, जीवित रहने के लिए जो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है, जैसे कि सांस लेना, दिल का धड़कना, ब्लड प्रेशर, बीपी मेंटेन रहना, ये जो वाइटल लाइफ फंक्शंस होते हैं, इन चीजों में जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो हमारा ब्रेन स्टेम होता है। जो ब्रेन स्टेम होता है वो मिलके बना होता है हमारे मिड ब्रेन, पॉन्स और मेड्यूला से। मिड ब्रेन के बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की है। तो हाइंड ब्रेन में हमारा सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम प्रेजेंट होता है। ब्रेन स्टेम मिलके बनता है मिड ब्रेन से, पॉन्स और मेड्यूला से। ये देखिए, ये हमारा पॉन्स, मेड्यूला, इन सब से ये हमारा सेरिबेलम आगे की तरफ प्रेजेंट रहता है। इसके पास हमारा ब्रेन स्टेम। ठीक है। अब जो पॉन्स होता है, इसका प्राइमरी रोल होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। पॉन्स, इसका जो पहला रोल होता है वो होता है कि ये ब्रिज की तरह काम करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है एक ब्रिज की तरह। किसके बीच में? हमारे बहुत सारे जो नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं उनके बीच में ये ब्रिज की तरह काम करता है, जैसे कि सेरिबेलम और सेरिब्रम। सेरिबेलम और सेरिबेलम के बीच में ये ब्रिज की तरह काम करता है। और बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो नर्व्स होते हैं वो भी पॉन्स से ही निकलते हैं, जिन्हें हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। पहली ट्राइजेमाइनल नर्व, जो कि हमारी फेस की फीलिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, साथ ही साथ कंट्रोल करती है हमारी मसल्स को, जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं काटने के लिए, चबाने के लिए और निगलने के लिए। और इसी के साथ ये कंट्रोल करता है हमारे एब्यूसेंस नर्व को, जो कि हमें अलाउ करती है कि हम साइड टू साइड देख सकें। वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व को,
जो कि हमारी सुनने में मदद करती है। तो जो पॉन्स है वो एक ब्रिज की तरह काम करता है हमारी सेरिबैलम और सेरिब्रम के बीच में। इसमें कुछ क्रेनियल नर्व्स जो है पॉन्स से निकलती हैं, जैसे कि ट्राइजेमाइनल नर्व, हमारी एब्यूसेंस नर्व, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। ठीक है, तो ये हमारा पॉन्स। चूंकि ये ब्रेन स्टेम का पार्ट है, तो इसका जो लोअर पोर्शन होता है पॉन्स का, वो स्टिमुलेट करता है और कंट्रोल करता है हमारे सांस लेने की तीव्रता को। वहीं जो अपर पॉन का हिस्सा होता है वो गहराई और फ्रीक्वेंसी जो होती है सांस लेने की, उसको कम करता है। ठीक है, तो पॉन्स स्टिमुलेट करता है और कंट्रोल करता है सांस लेने की क्षमता को। लोअर पोर्शन, अपर पोर्शन डेप्थ और फ्रीक्वेंसी को कम करता है सांस लेने की। साथ ही साथ ये जो स्लीप साइकिल होती है, हमें रात में नींद आनी है, ये जो स्लीप साइकिल है कि हमें इतने घंटे के बाद नींद आएगी, हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उसको एसोसिएट करता है हमारा पॉन्स। हमारे रेस्पिरेशन, सांस लेने की क्षमता को कंट्रोल करता है और इसके रिफ्लेक्सेस को भी कंट्रोल करता है। ये जस्ट हमारे मेडुला के ऊपर को प्रेजेंट है। मेडुला हमने अभी देखा था कि ये मेडुला पॉन्स कहाँ प्रेजेंट है, मिड ब्रेन में नीचे की तरफ और मेडुला में ऊपर की तरफ। ये देखिए, ये पॉन्स सेरिब्रम मेडुला के ऊपर की तरफ। अब आता है हमारा मेडुला। मेडुला का जो सबसे पहला रोल होता है वो ये होता है कि वो रेगुलेट करता है हमारे इनवॉलेंट्री लाइफ सस्टेन फंक्शन, जैसे सांस लेना, निगलना और दिल की धड़कनों को। चूंकि ये ब्रेन स्टेम का पार्ट होता है, इसी कारण से ये ट्रांसफर करता है हमारे न्यूरल मैसेज को ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक। ये एक तरीके का जंक्शन बनाता है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच में। स्पाइनल कॉर्ड में जो भी महसूस होता है, जो भी गतिविधियां होती हैं, वो पहले मेडुला में जाएंगी, मेडुला उन्हें ब्रेन में भेजेगा। तो ये हमारे मेडुला का काम होता है। ब्रेन स्टेम के दो पार्ट, पॉन्स और मेडुला, जो कि हमारे शरीर के लिए काफी जरूरी है। तो ये था हमारा ब्रेन, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रम, पॉन्स, मेडुला, मिड ब्रेन। अगर इन सब जगहों में कहीं भी अगर हमें ब्रेन मेटास्टेसिस होता है, तो ये जो फंक्शंस हमने अभी देखे हैं इन पार्ट्स के, इनमें दिक्कतें होना शुरू हो जाती हैं। या तो ये अत्यधिक कम हो जाएंगे या अत्यधिक बढ़ जाएंगे। तो इस चीजों में हमें दिक्कतें देखने को मिलने लगेंगी अगर हमारा ब्रेन मेटास्टेसिस डेवलप हुआ तो।
अब हम बात करते हैं हमारे ब्रेन मेटास्टेसिस के बारे में। अगर कैंसर बॉडी में कहीं और हुआ हो और वो फैलते हुए दिमाग में आ गया हो, उसने वहां पे ट्यूमर या एबनॉर्मल मास की ग्रोथ पैदा कर दी हो, तो इसे हम कहते हैं मेटास्टैटिक ब्रेन कैंसर। ठीक है। कहीं और अगर बॉडी में डेवलप्ड हुआ हो कैंसर, ब्लड के थ्रू, लिम्फ नोड के थ्रू, अगर वो ट्रेवल करते हुए ब्रेन में आ गया हो, ब्रेन में उसने कैंसर बना दिया, तो उसे हम कहते हैं मेटास्टैटिक ब्रेन कैंसर। और इस कारण से जो ट्यूमर बनता है उसे ब्रेन मेटास्टेसिस या ब्रेन मैट्स कहते हैं। ब्रेन मेटास्टेसिस तब होता है जब कैंसर बॉडी के किसी और हिस्से में हुआ हो, उसका ओरिजिन साइट कहीं और हो और वो ब्रेन में स्प्रेड हो गया हो। कोई भी कैंसर स्प्रेड हो सकता है ब्रेन में, पर जो कॉमनली स्प्रेड होते हैं वो होता है लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन का कैंसर, किडनी का कैंसर या मेलेनोमा यानी कि स्किन का कैंसर। किसी भी तरीके के कैंसर अगर वो मैलिग्नेंट हैं, उनकी प्रॉपर्टी, उनका नेचर अगर मैलिग्नेंट है, तो वो स्प्रेड हो सकते हैं। ठीक है। पर कॉमनली लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कॉलोन यानी कि आंतों का कैंसर, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा द्वार, किडनी का कैंसर और स्किन कैंसर ज्यादातर स्प्रेड होते हैं। ब्रेन मेटास्टेसिस में या तो एक ट्यूमर बन सकता है या बहुत सारे ट्यूमर बन सकते हैं ब्रेन में। ठीक है। जरूरी नहीं है कि एक ही ट्यूमर बने। कभी कभार एक ट्यूमर बनता है, कभी कभार बहुत सारे ट्यूमर भी बन जाते हैं ब्रेन में। ठीक है। जैसे जैसे ब्रेन मेटास्टैटिक ट्यूमर बढ़ता है, वो दबाव बनाने लगता है हमारे दिमाग पे, जिस कारण से वो जिस जगह के ब्रेन टिश्यूज के साइड में डेवलप हुआ है, वहां के फंक्शंस में चेंजेस आने लगते हैं। जो भी चीजें हमने अभी तक ब्रेन के बारे में देखी, उनके फंक्शंस देखे, अगर वो उनमें से किसी हिस्से में ब्रेन मेटास्टैटिक ट्यूमर डेवलप हो गया है, तो जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा, वैसे ही वो धीरे धीरे उस जगह के ब्रेन टिश्यूज पे प्रेशर डालने लगेगा। उस प्रेशर के कारण वो जो फंक्शन है उस हिस्से के, वो चेंज होने लगेंगे। सर दर्द, पर्सनालिटी चेंज, याददाश्त जाना, मिर्गी के झटके आना, इस तरीके के लक्षण देखने को मिलेंगे। कैंसर का जो इलाज है, जिनमें स्प्रेड हो रहा है ब्रेन कैंसर, उनके लिए या सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी या कॉम्बिनेशन दे सकते हैं ट्रीटमेंट का। ये सब डिपेंड करता है
पेशेंट के ट्यूमर की ग्रोथ और सिचुएशन पे। ट्रीटमेंट का जो मेन फोकस होता है वो दर्द कम करना और कैंसर के लक्षणों को दबाना रहता है। ठीक है, तो ब्रेन मेटास्टेसिस एक स्प्रेड होने वाला कैंसर होता है। अगर आपकी बॉडी में किसी हिस्से में कैंसर हुआ है, मैलिग्नेंट कैंसर का स्वरूप है वो, तो वो स्प्रेड होके ब्रेन में आता है, तो उसे हम कहते हैं ब्रेन मेटास्टैटिक कैंसर। अब हम बात करेंगे इसके कारणों के बारे में। कैंसर सेल जो होते हैं, अगर वो टूट के, जहां उनका प्राइमरी ट्यूमर हुआ है, पहला जहां ट्यूमर बना है, पहला जहां कैंसर हुआ है, वहां से टूट के अगर वो ट्रेवल करते हैं ब्लड के थ्रू, ठीक है, ब्लड में अगर वो आ जाते हैं, ब्लड के साथ ट्रेवल करके अगर वो ब्रेन में आ जाते हैं, तो कैंसर होता है ब्रेन का। ज्यादातर कॉमनली देखा गया है कि कैंसर सेल्स जो ब्लड से ट्रेवल होके आते हैं, अक्सर वो सेरिब्रल हेमिस्फेयर या सेरिबेलम में जाके कैंसर कॉज करते हैं। वहां पे ये मास जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कुछ मेटास्टैटिक ब्रेन कैंसर काफी सालों बाद होते हैं। प्राइमरी कैंसर होने के बाद काफी सालों बाद मेटास्टैटिक ट्यूमर कैंसर हो सकता है। कुछ कैंसर जो होते हैं मेटास्टैटिक, वो बहुत जल्दी भी हो जाते हैं और उनका आइडेंटिफिकेशन भी बहुत जल्दी हो जाता है। कुछ कैंसर काफी लंबा टाइम लेते हैं। अगर एक बार कैंसर सेल ब्रेन में पहुंच गया है, उसने वहां ट्यूमर बना लिया है, तो उसके जो लक्षण होंगे वो हमेशा शेयर करेंगे नॉन मेटास्टैटिक ब्रेन ट्यूमर के साथ। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही लक्षण प्रोड्यूस हों जिनसे पता चले कैंसर है। अगर आपको उल्टी हो रही है बार बार, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कैंसर हो गया है। सर दर्द बना रहता है, तो सर दर्द माइग्रेन में भी बना रहता है। यूजुअली खाली पेट भी लोगों का सर दुखता है। तो इसी कारण से ये नॉन मेटास्टैटिक ब्रेन ट्यूमर के साथ मिलते जुलते हुए लक्षण देता है। ठीक है, ब्रेन मेटास्टेसिस होता है जब कैंसर सेल टूट के, ओरिजिन स्टेज से टूट के ब्लड के थ्रू या लिम्फ नोड्स के थ्रू स्प्रेड होके हमारे ब्रेन में अगर आके रह जाए तो, और वो वहां पे मल्टीप्लाई हो जाए हमारे हेल्दी टिश्यूज के साथ, तो होता है हमारा ब्रेन मेटास्टैटिक कैंसर। जो कैंसर स्प्रेड हुआ है जहां से, उसका जो ओरिजिनल लोकेशन है, उसे हम कहते हैं प्राइमरी कैंसर। एग्जाम्पल के लिए, ब्रेस्ट में अगर कैंसर हुआ हो, तो वो स्प्रेड होके अगर ब्रेन में गया, तो उसे हम कहते हैं
मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर, ना कि ब्रेन कैंसर। ठीक है, तो स्प्रेड होता है जिस जगह से, हम उसी के नाम से उसे जानते हैं। अगर वो ब्रेस्ट से होके गया है आपके ब्रेन में, तो हम उसे मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। तो ये थे इसके लक्षण, यानी कि इसके कारण, जिन कारणों से ब्रेन मेटास्टैटिक कैंसर होता है। अब हम बात करेंगे इसके लक्षणों के बारे में। जो कॉमन लक्षण हमें ब्रेन मेटास्टेसिस में देखने को मिलते हैं, वो होता है सर दर्द होना, मिर्गी के झटके, हाथों में पैरों में कमजोरी बने रहना, हमारा बैलेंस चले जाना, हमारे बॉडी का जो बैलेंस है वो एकदम से कम हो जाना, याददाश्त चले जाना, चीजें रख के भूल जाना, बातें भूल जाना, चीजें भूल जाना, बात करने में दिक्कत होना, बात करते करते लड़खड़ाना, अटक जाना, भूल जाना, ये कॉमन लक्षण देखने को मिलते हैं। सर दर्द बने रहना हमेशा, मिर्गी के झटके आना, हाथ पैरों में दर्द रहना, बॉडी का बैलेंस चले जाना, याददाश्त कम हो जाना या याददाश्त चले जाना, बात करने में दिक्कत होना, बोलने में दिक्कत होना, ये कॉमनली सिम्टम देखने को मिलेंगे। बाकी सिम्टम्स, जिस जगह का उन्हें ट्यूमर हुआ है, जिस जगह ब्रेन में कैंसर हुआ है, उसके जो फंक्शन है उनका चेंज हो जाना हो जाएगा। सब के अलग अलग लक्षण देखने को मिलेंगे। इसके अलावा लक्षण देखने को मिलते हैं बिहेवियर में चेंज, पर्सनालिटी में चेंज, धुंधला दिखना या डबल दिखना, हाथ पैरों में हमेशा नमनेस, सुन्नपन बना रहना, सुनने की क्षमता का चले जाना या कम सुनाई देना। कभी कभार अगर कैंसर ऐसी जगह प्रेजेंट है जो हमारे बॉडी का मोटर एरिया है, तो उस कारण से हेमी पैरेसिस या पैरापैरेसिस देखने को मिलता है, यानी कि बॉडी के वन साइड के मूवमेंट का कम हो जाना, कमजोर हो जाना, नमनेस बने रहना, ऐसे लक्षण भी देखने को मिलते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ब्रेन मेटास्टेसिस, मेटास्टैटिक ब्रेन कैंसर, जिसमें आज हमने ब्रेन के बारे में जाना, उसके मेटास्टैटिक कैंसर के बारे में जाना, उसके कारण और लक्षणों के बारे में जाना। तो ये हमारा ब्रेन मेटास्टैटिक कैंसर। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आया हो, आप सब हेल्दी रहें और फिट रहें। थैंक यू सो मच।